Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. So we have completed 2 chapters in term 1, writing in city life and an empire across the 3 continents, and we have completed 1 chapter in term 2, the industrial revolution. So we'll be switching back to term 1 syllabus, and now we will study the 3 orders. Okay, we will do this chapter first. And in this chapter, we shall learn about the socio-economic and political changes which occurred in the Western Europe between the 9th and 16th century. इस चैप्टर के अंदर हम जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव जो आए हैं वेस्टर्न यूरोप के अंदर 9 से 16 सेंचुरी के बीच में, उसके बारे में पढ़ेंगे. After the fall of Roman Empire, many group of Germanic people from Eastern and Central Europe occupied regions of Italy, Spain and France. जब रोमन एम्पायर गिर गया था, as in की पार में नहीं रहा था, तो कई सारे ग्रुप्स जो थे, जर्मनी के ग्रुप्स जो थे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, उन्होंने काफी रीजन जो है ऑक्यूपाई कर लिए थे, इटली, स्पेन और फ्रांस, और फिर वो अपना रूल करने लगे थे. In the absence of any unifying political force, military conflict was frequent and the need to gather resources to protect one's land became very important. अब वहां पे अब क्योंकि वहां पे कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं था, यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स नहीं था जो पूरी तरह प्रॉपर्ली काम कर सके, राजनीतिक मतभेद बहुत ज्यादा थे लोगों में, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो अक्सर होते थे, वहां पर लड़ाइयां जो है हो जाती थी, और द नीड टू गेट द रिसोर्स टू प्रोटेक्ट वंस लैंड बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. और वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये चल रही थी कि भाई हमें रिसोर्सेज इकट्ठे करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें हमारे लैंड को बचाना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. Social organization was therefore centered on the control of land. इसीलिए social organization जो थी उस समय में वो पूरी तरह से centered थी कि भाई उनको कंट्रोल करना है लैंड को, यानी कि सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो उस चीज में काम कर रही थी. Its features were derived from both the imperial Roman traditions and German custom. और इनके जो फीचर्स थे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के, इनके जो पॉइंट थे जिन पर वो बेस्ड काम कर रही थी, वो दोनों ही चीजों से लिए हुए थे, इंपीरियल रोमन ट्रेडिशन जो थे वहां से भी, और जो जर्मन कस्टम्स थे वहां से भी. Christianity, the official religion of the Roman Empire from the 4th century, survived the collapse of Rome and gradually spread to Central and Northern Europe. अब क्रिश्चियनिटी जो थी, क्रिश्चियनिटी वहां पर उस समय में ऑफिशियल रिलीजन हुआ करती थी रोमन एम्पायर का 4th सेंचुरी से ही, और उन्होंने उस चीज को सरवाइव भी किया था, रोम का जो कोलैप्स हुआ था उसको सरवाइव किया था, और धीरे धीरे ये सेंट्रल और नॉर्दर्न यूरोप में भी फैलने लगा था. एज इन क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो है वो स्प्रेड हो रहा था. द चर्च ऑल्सो बिकेम अ मेजर लैंड होल्डर एंड पॉलिटिकल पावर इन यूरोप. और चर्च जो है वो इंपॉर्टेंट लैंड होल्डर, यानी कि जमीनें जो है वो होल्ड किया करते थे चर्च, और पॉलिटिकल पावर जो है यूरोप में उनकी बढ़ गई थी. The 3 orders, the focus on this chapter are 3 social categories: Christian priest, लैंड ओनिंग नोबल्स एंड पीजेंट्स. यहाँ पे 3 ऑर्डर्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर 3 चीजें आपको सोशल कैटेगरीज जो है वो बताई जाएगी. जो क्रिश्चियन प्रीस्ट हुआ करते हैं वो, लैंड हुआ करते थे वो, और लैंड ओनिंग नोबल्स यानी कि बड़े जमींदार जो हुआ करते थे वो, और जो पीजेंट जो गरीब किसान है वो. The changing relationship between these 3 groups was an important factor in shaping European history for several centuries. अब इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों के बीच में रिश्ते जो बदलाव आए हैं वो इम्पोर्टेंट थे उस समय में, क्योंकि उससे यूरोपियन हिस्ट्री में काफी ज्यादा बदलाव आए हैं काफी सेंचुरीज तक. अब इस इंट्रो में अगर आपको कोई दिक्कत आई है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. नो मैम. ओके. Over the last 100 years, European history have done detailed work on the histories of regions, even of individual villages. अब पिछले बीते 100 सालों में यूरोपियन हिस्टोरियंस जितने भी रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया है, डिटेल में काम किया है इसकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, और इवन जो इंडिविजुअल विलेजेस हैं उन पर भी काफी उनकी हिस्ट्री को भी रिकंस्ट्रक्ट करने में काम किया है. अब ये तभी पॉसिबल हो पाया था जब मेडिवल पीरियड के अंदर मटेरियल उनको काफी ज्यादा मिला, कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, डिटेल में लैंड ओनरशिप्स के डॉक्यूमेंट्स मिले, प्राइसेस मिली, लीगल केसेस मिले, तब इन्होंने ये रिकंस्ट्रक्ट करा. क्योंकि आपको पता ही है कि हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना किस चीज पे बेस्ड होता है, या तो कुछ इंस्क्रिप्शन मिल जाए, डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, तो तभी उनको पढ़ करके डीप स्टडी करके
आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो। This was possible because from the medieval period, there is a lot of material in the form of documents, details of land ownerships, prices, and legal cases. For example, churches kept records of birth, marriages, and deaths, which have made it possible to understand the structure of families and of population. अब इनको जो मटेरियल मिला है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिला है, लैंड ओनरशिप की डिटेल्स मिली है, प्राइसेस मिली हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो चर्च जो है वो रिकॉर्ड्स रखा करते थे, कितने बच्चे जन्मे, मैरिजेस किसकी हुई, डेथ कितने लोगों की हुई। उससे ही पॉसिबल हो पाया कि उस समय की फैमिली स्ट्रक्चर को हम समझ सकें और पॉपुलेशन को समझ सकें। द इंस्क्रिप्शन इन चर्चेस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर्स, एसोसिएशन, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, गिव अ सेंस ऑफ फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। अब जो इंस्क्रिप्शंस थे चर्च में, से हमें इंफॉर्मेशन मिली ट्रेडर्स के बारे में और एसोसिएशन के बारे में। जो गाने लिखे गए, जो स्टोरीज लिखी गई, उससे हमें उनके फेस्टिवल्स और कम्युनिटी एक्टिविटीज के बारे में पता पड़ा। All these can be used by historians to understand the economic and social life and changes over a long period, like increase in population, or over a short period, like peace and revolt. अब इन सारे ही चीजों से हिस्टोरियंस ने समझा उस समय की आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, और जो भी बदलाव आए पॉपुलेशन के अंदर, कैसे इंक्रीमेंट हुआ उसको समझा, और शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कोई पीस एंड रिवॉल्ट्स हुए हैं तो उसको भी इन्होंने इसी चीज से समझा है। Of the many scholars in France who have worked on feudalism, one of the earliest was Bloch. अब सबसे पहले जो फ्रांस के अंदर स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने काम किया है फ्यूडलिज्म में। फ्यूडलिज्म क्या है वो आपको आगे जाके पता पड़ेगा। और सबसे पहले जो रहे हैं वो थे ब्लॉक, Marc Bloch, 1886, born in 1886, died in 1944, was one of a group of scholars who argued that history consisted of much more than political history, international relations, and the lives of great people. इन मार्क ब्लॉक जो थे उनके साथ में ग्रुप था स्कॉलर्स का, उन्होंने इस चीज पर पॉइंट उठाया कि जो हमारा इतिहास है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेकर के, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के है, और जो ग्रेट लोग रहे उनकी जिंदगियों को लेकर के है। He emphasized the importance of geography in shaping the human history. इन्होंने जोर दिया कि भाई ज्योग्राफी जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री को लेकर के कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत जरूरी है। The need to understand the collective behavior and attitudes of group of people. उन्होंने बोला कि collective behavior समझिए, जो group of people रहे हैं उनके attitudes को भी समझना जरूरी है। Bloch's feudal society is about European, particularly French society between 900 and 1300, describing in a remarkable detail social relations and hierarchies, land management, and the popular culture of the period. अब इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया कि फ्यूडल सोसाइटी को अच्छे से समझिए, और इनकी जो ये थियोरी थी उसमें इन्होंने बोला है कि यूरोपियंस को समझिए, पर्टिकुलरली फ्रेंच सोसाइटी को समझिए। 900 से 1300 को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। उसके अंदर इन्होंने डिटेल में बताया है कि क्या सामाजिक रिलेशन हुआ करते थे, क्या हायरार्की चला करती थी, लैंड मैनेजमेंट कैसा था, और उस समय में पॉपुलर कल्चर क्या था उस पीरियड में। His career was cut short tragically when he was shot by the Nazis in the Second World War. इनका करियर कब खत्म हुआ? जब ट्रेजिकली इनको नाजी लोग जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने इन पर इनको शॉट किया, इनकी इनको गोली से मार दिया, तब इनका करियर खत्म हो गया। तो अभी तक हमने जितने भी पैराग्राफ्स पढ़े हैं ये, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. The term medieval era refers to the period in European history between the 5th and the 15th century. Medieval era जब यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा तो उसके अंदर 5th से 15th सेंचुरीज के बारे में ही डिस्क्राइब किया जाएगा। अब फ्यूडलिज्म क्या होता था उसको समझेंगे। ये जो टर्म है फ्यूडलिज्म, ये हिस्टोरियंस ने बहुत ज्यादा यूज करी है इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल रिलेशनशिप को बताने के लिए, जो उस समय में यूरोप के अंदर हुआ करते थे मेडिवियल एरा में, यानी 5th से 15th सेंचुरी के अंदर इन्होंने फ्यूडलिज्म टर्म का बहुत इस्तेमाल किया है। ये फ्यूडलिज्म जो है एक जर्मन वर्ड है फ्यूड, जिसका मतलब क्या होता है? वो होता है पीस ऑफ लैंड, उससे है। और यहाँ पर इसको किस तरह की सोसाइटी जो है वो डेवलप हुई थी मेडिवल फ्रांस के अंदर, बाद में इंग्लैंड के अंदर और फिर सदर्न इटली के अंदर, उससे जोड़ करके देखा गया है। तो बेसिकली फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। The term feudalism has been used by historians to describe the economic, legal, political, and social relationship that existed in Europe in the medieval era. वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, derived from the German word feud, which means a piece of land.
It refers to the kind of society that developed in the medieval France and later in England and in the southern Italy. अब ये feudalism उस तरह की सोसाइटी को बताता है जो फ्रांस और इंग्लैंड और सर्दर्न इटली के अंदर डेवलप हुई थी. In an economic sense, feudalism refers to a kind of agricultural production which is based on the relationship between lords and peasants. Economic sense में अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्यूडलिज्म होता है किस तरह का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ करता था जो बेसिकली दो लोगों के बीच में डिपेंड करता था, लॉर्ड्स और पीजेंट्स. लॉर्ड वो होते थे जो अमीर जमींदार हुआ करते थे और वो हायर करा करते थे पीजेंट यानी गरीब किसानों को कि अपनी और उनको जमीनें दिया करते थे कि इस पर आओ और जमीन पे काम करो. तो वो होते थे लॉर्ड और पीजेंट का रिलेशनशिप. The later cultivated their own land as well as that of the lord. The peasant performed labor services for the lords and who in exchange provided military protection. अब क्या होता था, ये जो लॉर्ड हुआ करते थे ये इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा करते थे. भाई कि तुम अपनी पीजेंट्स जो हैं तुम अपनी जमीन पे भी काम कर लो लेकिन उसके बाद में तुम हमारी जमीन पे आकर के काम करो और हमें सर्विसेज दो और इसके बदले में हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे कि अगर कोई दूसरा किंगडम पे से खतरा होता है या कोई दूसरी खतरा तुम्हें है तो हम तुम्हें सेफ गार्ड करेंगे. ये चीज इनके बीच की थी. तो लॉर्ड और पीजेंट्स के रिलेशनशिप में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए. दे ऑल्सो हैड एक्सटेंसिव जुडिशियल कंट्रोल ओवर पीजेंट्स. अब इसके ऊपर इनका जुडिशियल कंट्रोल भी हुआ करता था. Thus the feudalism went beyond to the economic to control beyond the economic to cover the social and political aspect of life as well. अब ये फ्यूडलिज्म के अंदर जो है बेसिकली लॉर्ड जो है इनके जीवन पर सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रोल ही नहीं बाकी सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया करते थे. Although its roots have been traced to practices that existed in the Roman Empire and during the age of French King Charles Magny, feudalism as an established way of life in large parts of Europe may be said to have emerged later in the 11th century. भले ही इसकी जड़ें जो हैं वो देखी गई हैं इस प्रैक्टिसेस की रोमन एम्पायर के अंदर, वो भी फ्रेंच किंग जो हुआ करते थे 742 से 814 जो थे इनका टाइम पीरियड जो था उस समय में देखा गया है. फ्यूडलिज्म जो है उसने एक तरीका स्टैब्लिश कर लिया था जिंदगी जीने का यूरोप के अंदर. बहुत ज्यादा यूरोप के कई हिस्सों में इस चीज को देखा गया है जो बाद में धीरे धीरे इमर्ज आउट हुआ और फिर 11th सेंचुरी के अंदर ये निकल के आया. इन पैराग्राफ्स में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. France and England. Gaul, a province of Roman Empire, had two extensive coastlines, mountain ranges, long river, forest and large tracts of plains suited to agriculture. Gaul एक एरिया था, एक क्षेत्र था रोमन एम्पायर के अंदर. वहाँ के दो कोस्ट लाइन्स हैं, काफी बड़ी कोस्ट लाइन्स है, समुद्री तट जिस कोस्ट लाइन को बोलते हैं वो है, माउंटेन रेंजेस हैं, बड़ी रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं और बड़े ट्रैक्स हैं प्लेन्स के जो एक एग्रीकल्चर के लिए काफी सूटेड है. Franks, a Germanic tribe, gave their name to Gaul, making it France. Franks जो the Franks जो थे एक Germanic tribe थी जिन्होंने अपना नाम दिया था गॉल को, उसको मेकिंग इट फ्रांस और उसको चेंज करके फ्रांस कर दिया था. फ्रॉम 6th century this region was a kingdom ruled by Frankish French kings who were Christian. 6th century से ही यहाँ पर राज किया करते थे Frankish French kings जो कि क्रिश्चियन थे. The French had very strong links with the church. इनके काफी अच्छे links थे church से, which were further strengthened when in 800 the Pope gave King Charles Magny the title of Holy Roman Emperor to ensure his support. अब ये फ्रेंच राजा लोग जो हुआ करते थे ये इनके लिंक्स थे चर्च से और बाद में जाकर के इसको और मजबूती मिली जब पोप ने जो वहां के राजा थे उनको टाइटल दिया होली रोमन एम्परर के तौर पे, उनका सपोर्ट जो है पक्का करने के लिए. अब इसको देखिए, द हेड ऑफ द ईस्टर्न चर्च इन द कॉन्स्टेंटिनोपल हैड अ सिमिलर रिलेशनशिप विद द बाइजेंटाइन एम्परर. अब इसी तरह का जो हेड जो हुआ करता था ईस्टर्न चर्च का उसके भी सिमिलर तरह के रिलेशनशिप थे जो बाइजेंटाइन एम्परर थे उनसे. अक्रॉस बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि गॉल जिसको पहले बोला गया था रोमन एम्पायर का उसमें गॉल का नाम चेंज करके फ्रांस कर दिया गया था और वहां पे फ्रैंकिश और फ्रेंच किंग्स जो है वो रूल कर रहे थे. वो क्रिश्चियन थे, उनके अच्छे रिलेशन थे चर्च से और वो उनका सपोर्ट पाने के लिए उनको एक टाइटल दिया गया था पोप के द्वारा होली रोमन एम्परर के तौर पे.
Across a narrow channel lay the island of England, Scotland, which in the 11th century was conquered by a duke from the French province of Normandy. अब उसके बाद में ही एक नैरो चैनल था, इस आइलैंड था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जो 11th सेंचुरी के अंदर एक फ्रेंच ड्यूक जो थे उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। और उस एरिया का नाम क्या था? वो कहाँ के राजा थे? ड्यूक जो थे वो थे नॉर्मेंडी, जो एक इटली के पास में जगह है, वहां के थे। समझ में आया? ये इसकी ज्योग्राफी जो है वो बताई जा रही है और कैसे इसका नाम चेंज हुआ वो बताया जा रहा है। क्लियर है? यस मैम। Yes, Okay. ma'am. अब आते हैं द थ्री ऑर्डर्स। फ्रेंच प्रीस्ट बिलीव्ड इन the concept that people were members of one of the three orders depending on their work. फ्रेंच प्रीस्ट जो है उन्होंने बिलीव करा इस कॉन्सेप्ट में कि लोग बाग जो है वो जितने भी लोग हैं वहां पर वो किसी ना किसी ये थ्री ऑर्डर्स जो है उनमें उनके काम पे डिपेंड करते हुए वो कैटेगराइज्ड हैं. A bishop stated here's below some pray, other fights and still others work. Thus the three orders of society were broadly clergy, nobility and the peasantry. इसलिए एक बिशप ने स्टेट किया है यहाँ पर कुछ प्रे करते हैं, कुछ लड़ते हैं और कुछ जो है काम करते हैं. इसीलिए तीन कैटेगरीज में या थ्री ऑर्डर्स में सोसाइटी को डिवाइड किया है. द क्लर्जी जो प्रे करते हैं, द नोबिलिटी जो फाइट करते हैं और द पीजेंट्री जो काम करते हैं. साथ में आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एबे का. इज डिराइव फ्रॉम द सीरियक अब्बा मीनिंग फादर. एबे जो है डिराइव किया गया है सीरियक अब्बा से जिसका मतलब होता है पिता. एन एबे वाज गवर्न बाय एन अबॉट और एन एबिस. एबे जो है वो गवर्न किया जाता था, चलाया जाता था एक एबिट या एबिस के द्वारा. ये आगे आपको यूज होगी टर्म, इसमें पता पड़ेगा. Okay, before moving on to that, let's read this box. In the 12th century, Abbess Hildegard of Bingen wrote, who would think of herding his entire cattle in one stable, cows, donkeys, sheep, goats, without difference? Therefore, it is necessary to establish difference among human beings so that they do not destroy each other. God makes distinctions among his flock as in heaven as on earth. All are loved by him, yet there is no equality among them. अब यहाँ पर एक 12th सेंचुरी के अंदर एबिस हिलगार्ड बिंजन ने लिखा है, बिंजन के थे ये, इन्होंने लिखा है कि कौन सोचेगा कि भाई सारे ही जो जानवर होते हैं एक ही स्टेबल के अंदर पाले जाए, काउस, डोंकी, शीप, गोट्स, और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है और उनको ऐसे एक ही तबेले में तो पाल नहीं सकते. इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर भी करना जरूरी है जिससे वो एक दूसरे को तबाह नहीं करें. ठीक है. और गॉड ने वैसे तो अलग अलग अपने फ्लॉक के अंदर डिस्टिंक्शन किए हैं, यानी उन्होंने अलग अलग डिफरेंसेस बनाए हैं हेवन के अंदर भी और उसी तरीके से अर्थ पर भी. उनके द्वारा सब लोगों को प्रेम किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इक्वालिटी जो है नहीं है उनके बीच में. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? Okay, so that's it for today. We are running out of time. Please conjure up your problems related to this chapter. We will discuss all of your problems in tomorrow's class. Till then, have a nice day ahead. God bless you all. Stay fit, stay healthy. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome.